हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बतलाने वाला हूँ द प्लेटफॉर्म की सारे के सारे मैथ के सॉल्यूशंस। ये क्लास में मेनली बनाने वाला हूँ आरआरबी एनटीपीसी के जो भी लड़के आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये क्लास मेनली मैं उनके लिए बना रहा हूँ और मैं ये द प्लेटफॉर्म के सारे गणित के सवालों के सॉल्यूशंस आप लोगों के लिए तैयार करूँगा। मैं आशा करता हूँ कि मेरा बताया हुआ सारा का सारा मतलब मेरे द्वारा बताया गया सारा का सारा सवाल आपको समझ में आएगा। और अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आ रहा है, जो कि मैं आपको पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 बतला चुका हूँ। आप चाहे तो मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। वो बस 2-3 मिनट का वीडियो है, लेकिन मैं उसको फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाई गई है। गुरुवार, थर्सडे से रविवार, संडे तक कुल कितनी साइकिलें बेची गई है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा क्या, इसमें गुरुवार से लेकर के रविवार तक कितनी साइकिलें बेची गई है हम लोगों को सिर्फ इसमें ये दर्शाना है। तो गुरुवार आप देख सकते हो यहाँ पे, आपको अगर दिखाई नहीं पड़ रहा हो तो मैं इसको पढ़ के भी सुना दूंगा आपको। गुरुवार हम लोग बृहस्पतिवार को भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग थर्सडे। तो गुरुवार से लेकर के रविवार के बीच में कितनी साइकिलें बेची गई है ये निम्न चार्ट पे दर्शाया गया है। तो वो हम लोगों को पता करना है कि गुरुवार से लेकर के रविवार तक के बीच में कितनी साइकिलें बेची गई है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इसको हम लोग पहले अपने कॉपी पे लिख लेते हैं और देखते हैं कि कब कितनी साइकिलें बेची गई है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले गुरुवार यानी थर्सडे, शुक्रवार यानी फ्राइडे, शनिवार यानी सैटरडे और रविवार यानी कि संडे। ये हम लोगों ने दिनों का नाम यहाँ पे लिख लिया है। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले गुरुवार को कितनी साइकिलें बेची गई है। गुरुवार यानी कि थर्सडे को कितनी साइकिलें बेची गई है। तो ये रहा बृहस्पतिवार ये यहाँ पे चार्ट आके खत्म हो रहा है। तो ये चार्ट 12 पे आके खत्म हो रहा है। तो बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को टोटल 12 साइकिलें बेची गई है। तो यहाँ पे हम लोग थर्सडे के नीचे लिख लेते हैं 12। ये 12 साइकिलें बेची गई है। फिर यहाँ पे प्लस का साइन देना है। अभी हम लोगों को देखना है फ्राइडे को कितनी साइकिलें बेची गई है। तो शुक्रवार का चार्ट यहाँ पे आके खत्म हो रहा है और ये चार्ट 10 पे आके खत्म हो रहा है, यानी कि शुक्रवार को टोटल 10 साइकिलें बेची गई है। तो हम लोग यहाँ पे फ्राइडे के नीचे 10 लिख लेते हैं। फिर सैटरडे को कितनी साइकिलें बेची गई हैं ये देखने के लिए हम लोगों को शनिवार पे जाना है। शनिवार का ग्राफ यहाँ पे खत्म हो रहा है और ये है यहाँ पे 6 और 8 के बीच में, और 6 और 8 के बीच में वही 7 आता है। इसलिए हम लोग इससे कह सकते हैं सैटरडे को 7 साइकिल बेची गई है। उसके बाद हम लोग आते हैं संडे। अभी संडे मतलब रविवार हो गया। यहाँ पे रविवार को कितनी साइकिलें बेची गई है ये यहाँ पे आप देख सकते हो। रविवार को साइकिलें बेची गई हैं 10 और 12 के बीच में। 10 और 12 के बीच में 11 साइकिल होती है। तो यहाँ पे हम लोग 11 लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हो इतनी साइकिलें यहाँ पे थर्सडे से संडे के बीच में बेची गई है। तो अभी हम लोग सारे साइकिल को ऐड कर लेते हैं। तो 1 और 7 8 और 2 हो गया यहाँ पे 10 0 हाथ में 1 हो गया। 1 और 1 2 2 1 3 3 एंड 1 4, यानी कि थर्सडे से संडे तक टोटल 40 साइकिल बेची गई है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन मैं पहले भी एक बार समझा चुका हूँ। आप चाहे तो मेरी पिछली वीडियो पे जाके वो वीडियो भी आप देख सकते हो। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब यहाँ ऑप्शंस में देख सकते हो 40 साइकिल्स कहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ ऑप्शंस नंबर सी में आप देख सकते हो 40 साइकिल। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 साइकिल। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बस इसको समझना पड़ेगा कि वर्गमूल किसको कहते हैं और वर्ग किसको कहते हैं। वर्गमूल हो गया 16 अंडर रूट और वर्ग कहते हैं हम लोग 4 स्क्वायर, यानी कि 16 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर। ये हो गया इसका गुणनफल। आप इसको निकाल सकते हो, फिर मल्टीप्लाई कर दोगे इसका गुणनफल निकल जाएगा। यानी 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात करना है यहाँ पे। तो 16 का वर्गमूल यहाँ पे हम लोगों को समझना होगा। 16 का वर्गमूल क्या हो गया, ये हो गया 16 का वर्गमूल और
4 के वर्ग यानी 4 स्क्वायर, इसके बीच का क्या हमको ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 16 किसका रूट अंडर होता है, वी नो दैट 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 का वर्ग हो जाएगा 4, एंड 4 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, वी नो दैट 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, देन 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 16, 4 4 जा 16, देन 16 4 जा वी नो दैट 64, तो ये हो गया इसका आंसर 64, यानी 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल और 4 के वर्ग का गुणनफल 64 होता है, 64 होता है। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का ये देख सकते हैं आप, ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का है, क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 64 आप देख सकते हैं। तो 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल 64 होता है, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हल कीजिए। इसको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, एक बार क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट, ये रहा क्वेश्चन। इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही इजी तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको वी नो दैट, अगर हम लोग थोड़ा मैं यहाँ पे रफ करके आपको दिखा देता हूँ। अगर हम लोग लिखते हैं 4 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको हम लोग किस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग डिवाइड के इस फॉर्म को लिखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में। तो करते गए हम लोग इसको लिख देंगे सबसे पहले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी इसको अंडर रूट में लाएंगे हम लोग। अब हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप मेरे ट्रिगो के क्लासेस को, अगर आप पीछे वीडियो मेरे दूसरे वीडियो को देखोगे ट्रिगो वाले क्लास में, तो आप लोग उसमें देखोगे कि मैं आपको ये 2 फॉर्मूला बता चुका हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है, इसको अंडर रूट में लिखते हैं हम लोग। अभी हम लोगों को एक फॉर्मूला और पता है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट। अब ये स्क्वायर ये अंडर रूट कट गया, बचा यहाँ पे कॉट थीटा। ये हो गया इसका आंसर। हम लोगों को फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा एंड कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो जस्ट वैसे ही हम लोग यहाँ पे अगर स्क्वायर लगाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, देन टेन स्क्वायर थीटा इज इसका इक्वल टू हो जाएगा एंड कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो देखते हैं इसका फॉर्मूले में इसका मतलब ऑप्शंस में इसका आंसर ढूंढते हैं। तो ये हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर कॉट थीटा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपीज 1.1/2 वर्ष में कितने हो जाएंगे जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक संयोजित होता हो। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पे कह क्या रहा है ये। तो मुद्दा क्या है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए हैं जो कि बढ़ के 37,500 1/1.2 वर्ष में हो जाएंगे। तो ब्याज की दर अर्धवार्षिक वर्षों में संयोजित होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसमें इस क्वेश्चन में मूलधन क्या है। मूलधन यहाँ पे क्या है सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो मूलधन हम लोगों को क्वेश्चन में बतलाया गया है, 37,500, ठीक है। और रेट क्या है यहाँ पे, रेट इज इक्वल टू यहाँ पे है रेट वैसे यहाँ पे दिया हुआ है 8%, रेट यहाँ पे 8% दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों को चूंकि अर्धवार्षिक निकालना है तो हम लोग इसको 6, अब आपको पता है एक साल में टोटल 12 मंथ होते हैं, तो हम लोगों को पूरे साल का नहीं देख के हाफ ईयर का देखना है। हाफ ईयर में टोटल 6 मंथ होते हैं, इसलिए हम लोग 12 मंथ को हाफ ईयर में लाने के लिए 12 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 6 मंथ। आप लोगों को पता होगा यहाँ पे। तो करना है क्या है, हम लोगों को 8% वार्षिक दर दिया हुआ है, इसको हम लोग हाफ ईयरली में निकालने के लिए
डिवाइड कर देते हैं 1/2 से, तो ये हो जाता है 2 4 ज़ा 8। देन ये हो गया 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4%। किसने के लिए? हाफ ईयर के लिए, 6 मंथ के लिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रति छमाही या फिर 6 मंथ के लिए। अब टाइम देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है। टाइम यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है 3 छमाही। कितना दिया हुआ है? 3 छमाही के लिए हम लोगों को यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। तो हम लोगों को निकालना है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हम लोगों को यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी नो दैट फॉर्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अभी हम लोग इसको पुट करते हैं। प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है? 37,500 रुपीज़ एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट हो गया यहाँ पे 4%, तो 4/100 एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और टाइम हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3 है, तो हम लोग 2 टाइम के जगह पे यहाँ पे लिख देंगे। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो आगे क्या करते हैं हम लोग तो मैं इसको बिना किसी ट्रिक के आपको आराम से बच्चे के जैसा सॉल्व करके इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो करना क्या है हम लोग मैं यहाँ पे प्रेजेंटली क्या करना चाहूँगा, ये मैं ऐसा इसको करता हूँ। वी नो दैट 25 के टेबल से क्या हो जाता है? 25 टाइम्स में 100 कट जा रहा है। तो यहाँ पे ऊपर 1 नीचे 25। तो हम लोग इसको लिखते हैं 37,500 मल्टीप्लाइड बाय 1/1 प्लस 1/25 एंड 2 3। अब फिर मैं अगले स्टेप में इसको 37,500 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 25, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, देन 1 डिवाइडेड बाय 25। तो यहाँ पे आपको पता है देन 25 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 25 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 1 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 25 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 1 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1 एंड 2 3। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों को पता है कि हम लोगों को लिखना होगा सबसे पहले अगले स्टेप में 37,500। तो हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे 37,500 एंड मल्टीप्लाइड बाय, तो 25 प्लस 1 पीछे से क्या हो गया यहाँ पे देख सकते हो आप। 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 26/25। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 26/25 एंड 2 टाइम जो कि 3 था। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो अब चूंकि ये 3 टाइम्स आपको दिख रहा है 26 भी और 25 भी, तो हम लोग करते क्या है यहाँ पे फिर से लिखते हैं इसको 37,500 एंड मल्टीप्लाइड बाय 37,500 एंड मल्टीप्लाइड बाय 26 कितने टाइम? 3 टाइम। देन 26 इंटू 26 इंटू 26 एंड डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 एंड मल्टीप्लाइड बाय 25। तो अभी हम लोग 5 से इसको डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाता है 7500। फिर 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 1500। ठीक है। अब हम लोग इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 1500, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25 एंड 12 टाइम्स में 60। तो अभी हम लोगों को पता है ऊपर क्या बचा मेरे पास 12 मल्टीप्लाइड बाय 26 इंटू 26 इंटू 26 एंड डिवाइडेड बाय 5। अब हम लोग क्या करते हैं ऊपर वाले सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप अलग से रफ करके देख सकते हो 12 मल्टीप्लाइड बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय 26 इंटू 26 इज इक्वल टू होता है 210912 एंड डिवाइडेड बाय 5। और जब आप इसको डिवाइड करते हो तो इसका आंसर आता है आपके पास 42,182 रुपीज़। ये हो जाएगा इसका आंसर। आपको आई थिंक समझ में आया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। हाँ, तो 42,182.40 लगभग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ cot A इज इक्वल टू 12/5 तो sin A प्लस cos A इंटू cosec A इज इक्वल टू वॉट, कितना होगा। तो एक बार मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन कॉपी में भी लिख लेता हूँ। तो मैं कॉपी पे ये क्वेश्चन उतार चुका हूँ। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन है इफ cot A इज इक्वल टू 12/5 देन sin A प्लस cos A इंटू cosec A इज इक्वल टू वॉट। अगर आप मेरे ट्रिगो के चैप्टर को देखे हो, पीछे वीडियो जाके अगर आप मेरे ट्रिगो के चैप्टर को देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से। इस क्वेश्चन को बनाने का एक बहुत ही नॉर्मल तरीका ये है कि आप सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपको एक चीज़ याद रखना है। यहाँ पे आपको याद रखना है P B P H H B।
आपको याद रखना है पी बी पी एच एच भी। आपको पता है यहाँ पे साइन आ रहा है, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। आपको पता होना चाहिए साइन के जस्ट नीचे कॉसेक आता है, कॉस के जस्ट नीचे सेक आता है और टेन के जस्ट नीचे कॉट आता है। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यही चीज़ आपको याद रखना है, पी बी पी एच एच बी आपको याद रखना है इस तरीके से, लॉ आ, लॉ, कॉ, आ। तो यहाँ पे ये हो जाता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। आपको पता होना चाहिए पी, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लंब, जिसका साइन होता है लॉ। ये हो गया बी को हम लोग हिंदी में कहते हैं बेस, बी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेस, जिसका सिंबल बी होता है, और हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं आधार, और हिंदी में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आ से। और एच फॉर हो गया यहाँ पे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्ण, या फिर इसको विकर्ण भी कह सकते हैं हम लोग, और ये रिप्रेजेंट होता है हिंदी में कॉ से, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉ लिखा हुआ है, लॉ आ लॉ कॉ आ। आपको बस इतना सा बात यहाँ पे याद रखना है, आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो, हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो आते हैं सॉल्यूशन पे इसके। तो करना क्या है अभी हम लोगों को, यहाँ पे हम लोगों को पता है यहाँ पे अभी कॉट ए यहाँ पे दिया हुआ है हम लोगों को, कॉट ए इज इक्वल टू 12/5। तो हम लोगों को निकालना है साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू वॉट। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कॉट ए इज इक्वल टू होता क्या है। यहाँ पे हम लोगों को देखना है कॉट यहाँ पे आ रहा है, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बी बाई पी। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बी बाई पी। तो बी है, पी है, अपने पास क्या नहीं है, बी है, पी है, हम लोगों के पास एच नहीं है। देन एच इज इक्वल टू वॉट। तो पाइथागोरस के हिसाब से एच इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पी स्क्वायर को लिखते हैं यहाँ पे 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर अंडर रूट। देन 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 अंडर रूट। देन 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169 अंडर रूट। देन 169 किसका अंडर रूट होता है भाई, 13 का होता है। इसलिए यहाँ पे हम लोगों को पता चल गया हाइपोटेनस यहाँ पे 13 है। अगर आपको मैं यही चीज़ हिंदी में बतलाऊँ तो मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इन हिंदी, ताकि हमारे बिहार बोर्ड के बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो, हमारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए मैं आप इसको हिंदी में भी रिपीट कर देता हूँ। देन कॉट ए इज इक्वल टू 12/5, कॉट ए इज इक्वल टू 12/5। देन कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बाय लंब। आधार है अपने पास, लंब है अपने पास, क्या नहीं है, कर्ण नहीं है। देन कर्ण इज इक्वल टू होता क्या है, पाइथागोरस के हिसाब से कर्ण होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट। देन लंब स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, आधार हो गया अंडर रूट। देन 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 एंड 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 अंडर रूट। देन 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169 अंडर रूट। एंड 169 किसका अंडर रूट होता है भाई, 13 का अंडर रूट होता है। इसी तरीके से कर्ण यहाँ पे निकल गया 13। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी करना क्या है, हम लोगों को वो क्वेश्चन लिखना है जो हम लोगों को निकालना है। हम लोगों को निकालना है यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को सबसे पहले देखना पड़ेगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ पे लिखना है पी बाई एच, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच प्लस कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच। देन बी एंड एच यहाँ पे आपको लिख देना है। तो बी बाई एच एंड मल्टीप्लाइड बाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, हम लोगों को पता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। देन एच बाई बी हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कॉसेक एच बाई पी, ये हो गया यहाँ पे साइन का रेसिप्रोकल। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू हम लोगों को सबका वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोगों को लिखना है पी बाई एच का वैल्यू। पी क्या है, पी बाई एच, पी यहाँ पे हम लोगों का है 5 और एच है 13 प्लस बी बाई एच 12/13 एंड मल्टीप्लाइड बाय 13/5। ये हम लोगों को यहाँ पे लिख लेना है। 13/5 क्यों लिखना है, क्योंकि कॉसेक इज इक्वल टू होता है एच बाई पी, और एच है 13 और पी है 5। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो। अभी इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। कैसे करेंगे, 5/13 12/13, 13 और 13 का एलसीएम होता है 13। देन 13 डिवाइड बाय 13 इज इक्वल टू 1 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 1 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू 12 एंड मल्टीप्लाइड बाय 13/5। अगले स्टेप में
12+5, 12+5 इज इक्वल टू होता है 17/13 एंड मल्टीप्लाइड बाय 13/5। अभी ये 13 1 टाइम्स में कट गया, तो 1 आप चाहो तो लिख भी सकते हो, और इसको लिखने का वैसा कोई खास फायदा है नहीं, क्योंकि 17 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 17 ही होगा लास्टली, एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 5 ही होगा लास्टली। तो इसका जो वैल्यू निकल के आ रहा है हमारे सामने वो हो रहा है 17/5। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसके ऑप्शंस में इसके आंसर को ढूंढते हैं 17/5 क्वेश्चन नंबर 5 तक। ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 ये हो जाएगा ऑप्शंस बी, इसका आंसर 17/5। आप आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, या कोई क्वेश्चन अगर हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप वो भी पूछ सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 17/5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे हो तो मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज, आई थिंक ये गेज है, एक आदमी 25% की हानि पर एक गेज को 4200 रुपये में बेचता है। उससे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने मूल्य में बेचना होगा। तो देखते हैं इसका आंसर कैसे बन सकता है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक आदमी 25% की हानि पर एक गेज को 4200 रुपये में बेचता है, यानी कि अगर वो गेज को 4200 रुपये में बेचता है तो उससे 25% की हानि होती है। तो हम लोगों को बताना पड़ेगा उसी गेज को वो कितने रुपये में बेचेगा जो उसको 25% का लाभ हो जाए, हानि नहीं हो। तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सिंपल वे में एक आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 को बताने के लिए मैं आपको बस एक आसान सा तरीका बताता हूँ। उसके लिए आपको करना क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको बनाने के लिए आपको करना क्या होगा। तो क्वेश्चन था एक गेज को 25, मतलब एक गेज को बेचता जब कोई इंसान 4200 रुपये में, तो उसको 25% की हानि होती है। तो 25% लाभ कमाने के लिए उसको कितना करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको गेज का कीमत यहाँ पे लिख लेना है। गेज का कीमत है यहाँ पे 1200 रुपीज़, अब मल्टीप्लाइड बाय, तो 4200 रुपये में जब वो बेच रहा है तो उसको कितने का नुकसान हो रहा है, 25% का नुकसान हो रहा है। तो 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75, देन 100 डिवाइडेड बाय 75 करना है। तो 25% का यहाँ पे इसको नुकसान हो रहा है। तो हम लोगों को बतलाना है कि कितने में वो बेचे, अगर जो उसको 25% का लाभ हो। तो लाभ होगा तो 100 प्लस 25 करना है, तो यहाँ पे 125 हो जाएगा। देन 125 डिवाइडेड बाय 100। तो ये इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो अमाउंट हम लोगों के सामने निकल के आ जाएगा जिस अमाउंट में गेज को बेचे जाने पर हम लोगों को, इंसान को वहाँ पे 25% का प्रॉफिट होगा। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 100 1 टाइम्स में यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। हम लोगों को 25 का टेबल अगर आपको पता है तो आपको पता होगा 25 3 75 एंड 25 5 125 होता है। यहाँ पे 3 का टेबल अगर आपको पता होगा तो ये आप ये आपका कट जाएगा। 3 1 3, कितना कम है भाई, 1 कम है, 1 पे 2 12, 3 4 12 एंड 00 यहाँ पे उतर जाएगा। तो बचा क्या अपने पास 1400 एंड मल्टीप्लाई by 5, then we know that 14 5s is equal to 70। ये जो 2 0 बचा है इसको छाप देना है लास्टली। तो ये हो गया 7000 रुपीज़ इसका आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है